हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा हिंदी का जो है 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं उसको आप लोग लगा लीजिएगा ज़रूर। एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर की हिंदी आएगी, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जितने भी बच्चे जो अच्छा कर रहे थे मैंने उनको एक अलग सुपर 30 के ग्रुप में जोड़ दिया है। वो लोग अपना डेली होमवर्क भी कर रहे हैं। यदि आपको भी अपना होमवर्क डेली करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज के जो है प्रैक्टिस सेट 7 जो है शुरू करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, देख लीजिए, इसको जो है थोड़ा जूम कर दिए हैं। आशा आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। ए अपादान तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष या फिर डी अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, 3 सेकंड का समय है आपके पास, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है। तो देखिए आशातीत, इसका जो है समास विग्रह जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आशा से अतीत। ठीक है, आशा से अतीत तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है आपका अपादान मतलब आशा से अलग। ठीक है, तो इसमें अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें कौन सा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आशातीत। उसके बाद अपादान तत्पुरुष के एक दो उदाहरण और आपको बता दूं मैं। पाप मुक्त। ठीक है, पाप मुक्त, ये भी जो है अपादान तत्पुरुष, ओ सॉरी, हाँ अपादान तत्पुरुष का जो है उदाहरण है। उसके बाद जलहीन। ठीक है, पाप मुक्त का जब आप समास विग्रह करेंगे तो निकल के आएगा पाप से मुक्त। ठीक है, पाप से मुक्त। जलहीन। ठीक है, जल से हीन। ठीक है, जल से हीन। जलहीन भी किसका उदाहरण है आपका, ये जो है अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है। कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास या फिर सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, 3 सेकंड का समय है आपके पास, सोच लीजिए, उसके बाद आंसर करिए आप लोग। कंकर पत्थर में कौन सा समास होगा। तो देखिए दोस्तों, कंकर और पत्थर में जो समास होगा वो आपका जो है द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, किसी जिसकी वह समास जिसके दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है आपका। या फिर जानते हैं इसमें और भी है, या बीच में अथवा का भाव आ रहा हो। ठीक है, विग्रह करने पर, जैसे माता पिता, माता या पिता। ठीक है, दिन रात, दिन या रात। ठीक है, इस तरीके से जो समास होते हैं उसमें भी जो कौन सा द्वंद्व समास होता है आपका। नदी नाला। ठीक है, नदी नाले, तो इसमें क्या हो जाएगा, नदी और नाले। ठीक है, और बीच में आ गया ना, तो इसमें भी जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। देश विदेश। ठीक है, देश विदेश, ये भी आप देख लीजिए, देश विदेश, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब विग्रह करेंगे तो देश और विदेश, बीच में और शब्द आ गया ना दोस्तों, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब यही भाव की परिभाषा मैंने आपको बताई ही है। ठीक है, इसका क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास इसका उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य प्रधान पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुब्रीहि में अक्सर जो है देवी देवताओं के नाम निकल कर सामने आते हैं, जैसे गजानन। ठीक है, पीताम्बर, ये सब क्या हो जाएंगे आपका, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दर्प का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। दर्प का पर्यायवाची शब्द है। ए तिरस्कार, बी अहंकार, सी गर्व या डी स्वाभिमान। ठीक है दोस्तों, बताना है आपको दर्प। देखिए दर्प जो होता है ना, ये किसको बोला जाता है, अहंकार को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दर्प, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी पर्यायवाची हैं दोस्तों, दर्प के या अहंकार के। अभिमान। ठीक है, अभिमान ये भी बता दूं मैं आपको, अभिमान ये हो गया। मद हो जाता है, मद या फिर घमंड, घमंड ये हो गए। और एक और होता है दोस्तों दंभ। ठीक है, दर्प, दंभ, ये भी किसका पर्यायवाची है दोस्तों, दर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए, जब भी आप क्लास करने बैठे ना, तो एक नोटबुक आप लोग लेकर बैठा करिए, जिससे जो है जो भी बताया जाए उसको नोट कर लिया करो तुरंत कॉपी में, तभी तो याद रहेगा आपको, नहीं तो भूल, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। ए असंकु, अंशकु, ठीक है। उसके बाद बी है द्विज, सी है वरुण, या फिर डी तरुण, ठीक है। बताइए पक्षी का क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा पक्षी को क्या बोला जाता है। द्विज भी बोला जाता है, ठीक है। द्विज भी बोला जाता है, विहग, खग, ये भी खग, विहग, ठीक है। खग, विहग, ये हो गया। और भी है, परिंदा भी बोला जाता है पक्षी को ही, परिंदा। ये सब आप नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। परिंदा हो गया, पतंग हो गया, ये सब किसके हैं। ये सब जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है। ए धुंधला, बी उज्ज्वल, सी चमकीला, या फिर डी स्वच्छ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सभी ग्रुप में, ठीक है। लाइक तो कर ही दो ऑलमोस्ट जो है। तो देखिए क्या हो जाएगा। धूमिल, धूमिल का विपरीत होता है दोस्तों, क्या होता है, उज्ज्वल होता है, ठीक है। क्या होता है, विपरीत, विपरीत पूछ रहे हैं ना, तो धूमिल का उज्ज्वल हो जाएगा। और समानार्थी अगर पूछे तो धुंधला भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, ठीक है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, बताना है आपको। ए भौतिक, बी सांसारिक, सी पारलौकिक, या डी एहलौकिक, ठीक है। बताना है कौन सा है ऐहिक का। जल्दी 3 सेकंड का समय है, आप लोग सोच लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऐहिक का क्या हो जाएगा दोस्तों, पारलौकिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भौतिक का क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, इसको याद रखिएगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक लास्ट में का लगा लेना दोस्तों, ठीक है। आध्यात्मिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 की तरफ। क्या कह रहा है देखिए। खाट, खाट का तत्सम रूप है। आपको बताना है खाट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। खटवा, खाटवा, या फिर खाटा, या फिर खटिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, खाट का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, खटवा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पनही शब्द का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 8, पनही शब्द का तत्सम रूप है। ए तांबुल, बी पर्ण, या सी पर्णही, या फिर डी उपाना, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा। 3 सेकंड का समय है, जल्दी से अपने मन में आंसर सोच लीजिए, उसके बाद उत्तर करिए आप लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, पनही का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपाना, ठीक है। उपाना बोला जाता है। और पर्ण तो पत्ता का हो जाएगा, ठीक है। पर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मदोन्मत, ठीक है। मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा। ए मदन प्लस उन्मत, बी मदोन प्लस मत, सी मद प्लस उन्मत, या फिर डी मदो प्लस उन्मत, ठीक है दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा, 9 का कौन सा हो जाएगा सही। तो देखिए दोस्तों, मदोन्मत को जब आप तोड़ेंगे ना, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मद प्लस उन्मत। इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर मैं इसमें आपसे दोस्तों पूछूं इसमें कौन सी संधि है, तो बताइए आप लोग कौन सी संधि है इसमें, मदोन्मत मत में कौन सी संधि है। चलिए बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसमें गुण संधि है, ठीक है। देखिए मद प्लस उन्मत में आ प्लस ऊ मिल रहा है ना, आ प्लस ऊ मिल के क्या बना रहा है, ओ बना रहा है, ठीक है। तो जब भी ओ बनता है तो क्या होती है, गुण संधि होती है। मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता दूं दोस्तों, संधि की जितनी भी जो है, देखिए अगर आपको दीर्घ मतलब बड़ा स्वर दिख रहा है, कहीं भी आ रहा है देवालय में, ठीक है, आ रहा है, तो वहां तो आपका दीर्घ हो जाएगी। अगर एक मात्रा लिख के आ रहा है दोस्तों, 90% बता रहा हूँ ये आपका सही होगा। अब देखिए इसमें एक मात्रा आ रहा है ना, ऊपर अगर एक मात्रा आ रही है तो वो गुण संधि हो जाएगी। अगर 2 मात्रा आ रही है तो वहाँ वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और अगर या व रा ला के आगे आपका आधा स्वर आ रहा है, या व रा ला के आगे अगर आधा स्वर आ रहा है दोस्तों ना, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, आपका यण संधि हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। और अगर आपके शब्द में से अय, ठीक है, अय, आओ, अय आय, ठीक है, आओ, या फिर आओ,
ऐसी ध्वनि निकल कर आपको सुनने में आ रही, मतलब उसको आप फील करिएगा, ठीक है। जब आप शब्द पढ़ेंगे अगर ऐसी ध्वनि आ रही है तो उसमें अयादि संधि हो जाती है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग थोड़ा ट्रिक के रूप में बता दिया है, अगर आपको जैसे आप नियम नहीं लगा पा रहे हैं दोस्तों तो आप इससे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और भी एक आध दो उदाहरण में बता दूं आपको गुण संधि के, ओ सॉरी हाँ गुण संधि के। नरेंद्र हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र, देखिए इसमें भी एक ही मात्रा निकल के आई ना ऊपर, गुण में हमेशा एक मात्रा आएगी, ठीक है। और देवर्षि, ठीक है। देवर्षि, देवर्षि में भी क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। दयोर्मी, ठीक है। दया प्लस उर्मी, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका जो है गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। ए सज प्लस जन, बी सत प्लस जन, या फिर सी सज प्लस ना, या फिर डी सा प्लस जन, ठीक है। बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सत प्लस जन किस में बदल जाएगा, सज्जन में। इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। सज्जन में कौन सी है, व्यंजन संधि है। और आपको बता दूं इसके एक दो उदाहरण व्यंजन संधि के। जगत जननी, ठीक है, आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत लिख गया। जगत, ठीक है, जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, जगत जननी। जगज जननी, आधा जा रहेगा दोनों में, ठीक है। ये हो गया। एक उदाहरण आपको और बता दूं, विशत, अरे यार, विशत, ठीक है, विशत प्लस जाल, ठीक है, क्या बन जाएगा, विसर्ज जाल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, विसर्ज जाल। इसको आप सब नोट करेंगे, जितना करा रहा हूँ उसको सबको नोट करना और देखना है कहाँ क्या लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा दिए, 10 क्वेश्चन करा के 10 का आंसर बता दिया मतलब खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको पूरा डीपली पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। 15 नंबर का है, 15 नंबर आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा, देखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 11, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक सही शब्द है। दोस्तों बताना आपको, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अप्रमाणित कहेंगे, बी अनुप्रमेय कहेंगे, या सी अप्रमेय कहेंगे, या डी अप्रमाणिक कहेंगे, ठीक है दोस्तों। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो प्रमाणित ना हो, ये अप्रमाणित का भी देख लीजिए, जो प्रमाणित ना हो वो क्या हो जाएगा, अप्रमाणित ना हो, अप्रमाणित हो जाएगा। और जिसका कोई प्रमाण ना हो वो अप्रमाणिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, अप्रमाणिक हो जाएगा। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, अप्रमाणित क्या होगा दोस्तों, जो प्रमाणित ना हो अर्थात अप्रमाणित, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जो जिसका कोई प्रमाण ना हो वो अप्रमाणिक, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो अप्रमेय, ठीक है। चलिए चारों क्वेश्चन हो गए, वो हो गए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। ए तर्क सम्मत, बी तर्क संगत, सी तकावी, या फिर डी तटस्थ, ठीक है दोस्तों। बताइए क्या होगा, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो जो तर्क के द्वारा माना गया वो हो जाएगा तर्क सम्मत, ठीक है दोस्तों। जो तर्क के द्वारा माना गया हो तर्क सम्मत। उसके बाद जो है तर्क संगत का भी बता देता हूँ आपको। तर्क संगत का क्या हो जाएगा, देखिए, जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो, जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो, ठीक है, जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो वो क्या हो जाएगा आपका तर्क संगत हो जाएगा। तकावी, ये दोस्तों तकावी एक ऋण होता है, ठीक है। किसानों को सरकार द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तकावी ऋण बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी ऋण। और तटस्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, मतलब जैसे कोई दो पार्टी हैं आपस में लड़ रही हैं और उसमें से जो किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो तटस्थ हो जाएगा। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला वो क्या हो जाएगा आपका तटस्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अंगारों पर पैर रखना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए मूर्ख होना, बी समझदार होना, सी नुकसान होना,
या फिर डी जोखिम मोल लेना। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या, मूर्ख होना, ऐसा नहीं है। समझदार होना, बिल्कुल नहीं है। सी नुकसान होना, ये भी नहीं है। डी हो जाएगा आपका जोखिम मोल लेना। ठीक है भाई, अंगारों पर पैर रख रहे हो आप, जोखिम ही तो मोल ले रहे हो, आपको पता है जल जाओगे, ठीक है, फिर भी आप रख रहे हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। ए बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने के मजे लेना, अपने को संकट में डालना, बिल्ली को क्रोधित करना। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने को संकट में डालना। भाई बिल्ली के गले में जो घंटी बांधे वो कौन था, अब आपने कहानी सुनी होगी ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, चूहों के और बिल्ली की, तो वही तो है अपने को संकट में डालना, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना। बी है, मुझे वही सामान लेना है। कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का। 3 सेकंड का समय है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया हो, आ गया होगा आपको इसमें जो गलत है। तो देखिए इसमें जो गलत हो जाएगा वो कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, कल तुमको नहीं होगा, कल तुम्हें होगा दोस्तों। कल तुम्हें कहाँ जाना है, और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे पूर्ण विराम की जगह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 आपका। चलते हैं आगे आपका, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करिए। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा प्राप्त हुई। हत्यारा मृत्युदंड की सजा को प्राप्त हुआ। हत्यारे को मृत्युदंड मिला। ठीक है दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। 3 सेकंड का समय है, एक बार पढ़ लीजिए, इसे अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आंसर करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो, इतना सपोर्ट कर दिया करो भाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ मृत्युदंड हो वहाँ सजा नहीं हो। मृत्युदंड और सजा एक साथ नहीं आएगा दोस्तों, दंड भी यहाँ, दंड का मतलब ही सजा होता है। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों इसमें, ये देखिए इसमें भी सजा आ गया, मृत्युदंड भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये तीनों गलत हो गए, ये चौथा आपका बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए वचन, बी हानि, सी प्यास, डी बचत। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है ना, अच्छा और अच्छी भी लगा के देख सकते हैं या फिर आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला वचन दिया जाता है, ठीक है, आप इसी तरीके से एग्जाम में अपने आप को रिलेट करेंगे अपने आप से। ठीक है, वचन दिया जाता है, हानि होती है। ठीक है, हानि होती है, वचन दिया जाता है, प्यास लगती है। लगती है मतलब क्या भाई, स्त्रीलिंग हो गया। बचत की जाती है, बचत की जाती है। तो देख रहे हैं आप लास्ट में की जाती है से आपको बोध हो रहा है कि नहीं कि स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है। आपको इसी तरीके से अपने मन में जो है शब्दों को लाना है और आपको देखना है कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, वचन दिया जाता है, भाई दिया जाता है तो पुल्लिंग के पीछे तो लगता है दिया जाता है कि स्त्रीलिंग के, भाई स्त्रीलिंग के पीछे तो दी जाती है ना, लगेगा। हानि होती है, प्यास लगती है, बचत की जाती है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ऐसे पहचानना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, मिठाई शब्द किसका एक वचन शब्द है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। ए मीठे, बी मिठाई, सी मिठाइयाँ, या फिर डी मिठाइयाँ। ठीक है, बताना है आपको। तो दोस्तों आपको देख के ही पता चल रहा होगा, मिठाइयाँ हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसी का तो एक वचन होगा मिठाई, मिठाई का मिठाई थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 18 क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए थोड़ा जूम कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको बताना है रेखांकित पद में कौन सा कारक छुपा हुआ है। उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी। ए कर्ता कारक, बी संबंध कारक, सी कर्म कारक, या फिर डी संप्रदान कारक। ठीक है, जहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी देने लेने का भाव हो दोस्तों, वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
भाई उसने अपने मित्र के लिए पुस्तक दी, ठीक है ना, मित्र को पुस्तक दी या मित्र के लिए पुस्तक दी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। उसने अपने मित्र को रुपए दिए, ठीक है। उसने अपने मित्र को गाड़ी दी, तो क्या हो जाएगा, इस सब में संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उल्लंघन, बी मनोरथ, सी उज्ज्वल या डी वत्सल, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो उल्लंघन लिखा है ये तो सही है, उल्लंघन ऐसे ही लिखा जाता है, मनोरथ भी ऐसे लिखा जाता है, या फिर सी। देखिए उज्ज्वल जो है गलत है, ठीक है। ये उज्ज्वल लिखा है, जबकि होता क्या है, उज्ज्वल होता है, ठीक है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ठीक है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेट में काफ़ी अच्छा स्कोर रहे, आप लोग 75 प्लस स्कोर करके आए, ठीक है। ये क्या हो गई, उज्ज्वल भविष्य की कामना हो गई। और जो है उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा वो भी बता दिया मैंने आपको, और वत्सल आपका सही लिखा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। एक है बहिष्कार, बी है बाहिष्कार, ठीक है, सी है बहिष्कार, या डी है बहिष्कार। तो इसको तो सभी लोग कर लेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा, ए पे टिक करूं कि बी पे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, बहिष्कार ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 22। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। ए औषधि, बी सार, सी तत्व, डी जीवन। ठीक है दोस्तों, बताना है आपको। तो ये दोस्तों जो जल प्राण पुत्र ये जो है अनेकार्थी शब्द हैं वो जीवन के हैं, ठीक है। किसके हैं, जीवन के, ठीक है। जिंदगी भी हो जाएगा, जिंदगी, ये भी किसके समानार्थी हो जाएंगे, जीवन के, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें दोस्तों एक सार शब्द लिखा है, इसका भी अर्थ आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ आपको। दोस्तों जो सार के अर्थ होता है ना, तत्व होता है, ठीक है। तत्व, तत्व हो गया, ठीक है। तत्व, निष्कर्ष, निष्कर्ष सार कहते हैं ना कि क्या सार निकल के सामने आया, निष्कर्ष निकल के सामने आया, रस, ठीक है, रस। और क्या, लाभ, लाभ, और एक धैर्य, ठीक है, धैर्य। पांचों आप नोट कर लीजिएगा, किसके हैं, सार के समानार्थी शब्द हैं। देखिए अब इसके बाद जो है हम लोगों का क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। और पैराग्राफ तो मैंने आपको बताई ही, बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि जो है पैराग्राफ पहले पढ़ना नहीं है। आप लोगों को क्या ढूंढना है, सीधे क्वेश्चन पे जाना है, फिर उससे संबंधित जो भी शब्द दिए गए हैं उसको पैराग्राफ में ढूंढ लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्या पूछ रहा है, विनिमय का अर्थ है, ठीक है, विनिमय का अर्थ है। तो दोस्तों विनिमय का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, आना जाना होता है क्या, ये बी लेना या पहुंचाना, फिर देना खरीदना, या फिर लेना देना। तो विनिमय का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो लेना देना होता है। देख लीजिए विनिमय का अर्थ क्या होता है, लेना देना। ये तो आपको अपने कॉमन सेंस से करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। हम सांस के साथ पूछ रहा है आपसे, हम सांस के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। सी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ढूंढना है। अब देखिए आपको पता तो है आपको सभी को कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं करना, हमसे पूछा है तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। हम सांस के साथ, अब ढूंढेंगे क्या पैराग्राफ में कि हम सांस के साथ, यही शब्द आपको ढूंढने हैं पैराग्राफ में, ठीक है। कहाँ पर है देखिएगा, देख के आप लोग बताइए मुझे। 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, कहीं दिख रहा है, देखिए आप जो है कहीं दिख रहा है आपको, हम सांस के साथ क्या, देखिए लिखा है पहला ही लाइन में दिख लिखा है, आपको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हम सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देख रहे हैं आप लोग कैसे आप लोगों को आंसर देखना है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव,
ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव, आपसे स्वभाव पूछ रहा है ना, तो आपको जो है पैराग्राफ पे जाना है, उसके बाद स्वभाव शब्द ढूंढना है कि कहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार आके आपको उत्तर कर देना है। और जो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और अपना नाम लिखेंगे, और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए ये भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। और जितना मैंने आपको करा रहा हूँ आपको इतना तो करना ही है। अभी जो है आपका पैराग्राफ मैं और अलग से करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग कहें तो मैं जो है तद्भव तत्सम या फिर पर्यायवाची शब्द की एक वीडियो करा दूं आप लोगों को, ठीक है। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।